पहले तो हम ये वाली स्लाइड लगाते हैं जिसमें से हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, है ना। उसके बाद ये सारे हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली स्लाइड लगा लेंगे। यहां तक तो मैंने ही करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 में बताओ, जिसको डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में वो एक बार टैप कर देना, ट्रू पे टैप कर देना। आप ट्रू पे टैप करना जो चाहते हैं कि हाँ इसे एक्सप्लेन कर दूं। करे तो सब लोगों ने होगा, मैं एक्सप्लेन एक बार कर दूंगा तो आपको एक बार थोड़ा बहुत डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ट्रू फॉल्स पे टैप कर देना बस। हाँ, और क्या, ट्रू पे तो टैप करोगे ही करोगे, और क्या, एक्सप्लेन तो कर ही दो सर, और क्या। हमने सर घर में तो किए नहीं, घर में किए होते तो सही रहता। ये क्या नाम है इसका, डार्क हॉर्स। पहले से मैं ब्लॉक मारूं, पहले से डार्क हॉर्स, लाइट हॉर्स। तो सारे पैसे बर्बाद करने ही आते हैं, इन्हें पकड़ के इनकी मार लगानी चाहिए किसी दिन। क्या कहते हो दोस्तों, हैं ये क्लास में आते ही क्यों है समझ। अभी मैं डेटा निकलवाता हूँ, मैं एक कंप्लेंट करता हूँ पहले। अभी अनअकैडमी में टीम से कहता हूँ कि भैया जरा चेक करो ये कौन कौन है, उल्टे सीधे नाम रख के आते हैं और उल्टी सीधी हरकत करते हैं। चिंता ना करो, ऐसा कोई होगा। इट हैज बीन इंक्रीज ओवर द लास्ट 25 ईयर्स टू 15% नाउ। ठीक है, ये बढ़ चुका है पिछले लास्ट 25 ईयर से 15% तक बढ़ चुका है। ठीक है, अभी हमने देखा इट हैज बीन इंक्रीज ओवर द लास्ट 25 ईयर्स टू 15% नाउ। आपको पॉइंट्स बनाने कैसे करके है। ठीक है, 1991 में पीक इनकम टैक्स रेट 50% थी। ठीक है, अभी ऐसा क्लू नहीं मिला, सिर्फ हमारे सामने सिर्फ इतना इतना आया। ठीक है, ए कैप ऑन द जीएसटी रेट। जीएसटी रेट पर अगर एक कैप लग जाए, कैप का मतलब जीएसटी रेट जो बढ़ रहा है उस पर एक कैप लग जाए, कैन पुट अ स्टॉप टू सच इनडिस्क्रिमिनेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो उससे जो इनडिस्क्रिमिनेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे होते हैं उस पर रोक लग सकती है, जो कि अफेक्ट करते हैं पुअर को मच मोर देन द रिच। रिच से ज्यादा पुअर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी भी अपना ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जो हमें एक कनेक्शन दे रहा होगा ना। डी में आप आए, इट हैज बीन कॉन्सिस्टेंटली रिड्यूस टू 30% टुडे। जैसे आप पढ़ते हो ये रिड्यूस हो गया 30% हो गया। इट हैज बीन कॉन्सिस्टेंटली रिड्यूस टू 30% टुडे। तो जैसे आपने देखा कॉन्सिस्टेंटली रिड्यूस होकर 30% हो गया, तो यानी पहले ज्यादा होगा तभी तो रिड्यूस होकर हुआ। अब 50% यहां था, इसका कनेक्शन मिल गया, बी का कनेक्शन डी से मिल गया। बताओ सबको मिल गया ये कनेक्शन बिना किसी कंफ्यूजन के। बताओ जरा दोस्तों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बी का डी से डायरेक्टली कनेक्शन मिल गया। आपको नहीं मालूम कि फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है की क्या पोजीशन है, बट आपको ये पता है इन दोनों का एक दूसरे से पेयर तो ये बन गया। ठीक है, चलो हमने यहां पर लिख दिया बी और डी। आगे बढ़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट सर्विस टैक्स इन 1994 वाज 5%। सर्विस टैक्स तो 5% था। और देखो यहां पढ़ोगे इट हैज बीन इंक्रीज ओवर द लास्ट 25 इयर्स टू 15% नाउ। और इंक्रीज होकर ये कितना हो गया, 15% हो गया, यानी कि ये भी पेयर बन गया। ई का ए से पेयर, यस और नो। एक पेयर ये भी बना, ई और ए। बताओ सब लोग, दो पेयर बन गए हमारे। एक बी का डी से पेयर बना, दूसरा ई का ए से पेयर बन गया। दो पेयर तो हमारे ये बन गए। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, ये वाले पेयर है जिसमें पेयर में डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट द नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स हैज ग्रोन ओनली मार्जिनली। जो इनकम टैक्स पेयर्स है वो सिर्फ मार्जिनली ही बढ़े हैं। अभी अपना ऐसा कहीं लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, एक्साइज ड्यूटीज ऑन पेट्रोल दैट अफेक्ट ऑल इक्वली। एक्साइज ड्यूटीज जो पेट्रोल पर है, जो कि हर किसी को इक्वली अफेक्ट करती है, हैव बीन इंक्रीज 9 टाइम्स इन द लास्ट ईयर अलोन। लास्ट ईयर ये 9 बार बढ़ी। तो आपने देखा यहाँ पर एक्साइज ड्यूटीज है जो अफेक्ट कर रही है सभी को इक्वली, वो पिछली बार 9 बार बढ़ी। एक तो ये ड्यूटी का मतलब क्या होता है, टैक्स। एक ये टैक्स है। ठीक है, और हमारे कहां है टैक्स, बाकी तो टैक्स की ये भी बात हो रखी है। एक जगह ये लिखा हुआ है, एक कैप ऑन द जीएसटी। जीएसटी पे कैप लग जाएगा तो इससे स्टॉप लग जाएगा टू सच इनडिस्क्रिमिनेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब हम इनडिस्क्रिमिनेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से पहले लिख रहे हैं सच इनडिस्क्रिमिनेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपको ये तो पता चल रहा है ना कि इससे पहले सारे टैक्सेस की बात हो जानी चाहिए। और जो हमारा सी वाला सेंटेंस है, सी वाला सेंटेंस एंड में होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है सच इनडिस्क्रिमिनेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका मतलब वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात पहले हो गई होगी कहीं ना कहीं, तभी तो हम लगाते हैं। सच में लगाया, सच मतलब वो सारे के सारे जो जिसकी बात हो चुकी है। यानी कि अब आपको मालूम पड़ गया, इसको पहले लगाओगे और सी को बाद में लगाओगे। ये बना जी आपका पहले आएगा, सी फिर बाद में आएगा। बताओ, जी पहले बना, सी बाद में आया, है ना। वेरी गुड। एक सेंटेंस आपका दोस्तों बच रहा है अभी भी यहां पर, वो है ये एफ वाला सेंटेंस। क्या लिखा है, बट द नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स हैज ग्रोन ओनली मार्जिनली। अभी एफ वाला कहां आएगा, चलो कोशिश करते हैं लगाने की। एफ वाला स्टार्ट में तो आएगा नहीं आएगा, एंड में भी आएगा नहीं, ना कंक्लूजन दे रहा ना इंट्रो दे रहा है। अब एफ या तो यहां आ सकता है या तो एफ यहां आ सकता है, यही दो जगह बन सकती है ना। अब जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत का पहला पेयर देखो, बड़े ध्यान से देखो। पहला पेयर बी और डी वाला, बी और डी में ये कहा जा रहा है कि पीक इनकम टैक्स रेट पहले 50% था, उसे घटाकर 30% कर दिया गया है। बट एफ वाले को पढ़ो, लेकिन नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स सिर्फ थोड़े ही सही बढ़े हैं। हैज ग्रोन ओनली मार्जिनली का मतलब थोड़े से ही बढ़े हैं। तो जैसे आपने देखा ये तो थोड़े से ही बढ़े, यानी ये तो कनेक्शन देगा आपको यहां पर। जब हमने कहा कि पीक इनकम टैक्स रेट पहले 50% था, अगर वो 30% हो गया तो हमारे टैक्स पेयर तो बढ़ने चाहिए थे ना, लेकिन टैक्स पेयर तो थोड़े से बढ़े। टैक्स इतना कम कर दिया, 50 से 30 कर दिया, लेकिन टैक्स पेयर थोड़े से ही बढ़े, यानी तुरंत इसके बाद आ जाएगा बी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा, इसी से कनेक्शन बन गया। जब हमने कहा ये तो थोड़े से बढ़े, उसके बाद ई और ए का पेयर देखो, सेकंड पेयर
इसको देखा आपने, ये अब आपका बन गया। अब ई और ए में पड़ा, इसके विपरीत कुछ और हुआ, 5% सर्विस टैक्स था, उसे बढ़ाकर 15% कर दिया, यानी ये वाला इधर बन गया, ये वाला एफ इधर नहीं आएगा, ये बन गया पूरा का पूरा। बताओ बना कि नहीं बना? BDFEAGC। पॉइंट समझ में आ गए दोस्तों कि हमने कहां पर इसे समझना है कि जो गलती हमारी हो सकती है तो कहां और कैसे कैसे करके गलती हो सकती है। अभी आप लोगों ने देखो बना तो लिया होगा, आप लोगों के पास आंसर्स भी थे, बट उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो डाउट क्लियर हो गया होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ इसे। इसको देखो, आसान है, समझते हैं कैसे क्या बोला जा रहा है। ये किया सभी ने ना? एक बार ट्रू पे टैप करके दिखाओ अगर आप चाहते हो कि मैं इसे समझाऊं, तो ट्रू पे टैप करके बताओ अगर आप चाहते हो मैं समझाऊं, और समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझा दे रहे। पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है यहां पर? एंड दे कुड फील सिक्योर, वो सिक्योर फील कर सकते हैं। ठीक है, नोइंग दैट देयर वाज इमोशनल शेल्टर, ये चीज जानकर कि कुछ इमोशनल शेल्टर उनको मिल जाएगा, कुछ इमोशनल शेल्टर उनको मिल जाएगा, ये चीज जानकर। एंड गाइडेंस अवेलेबल ऑन टैप, और हमेशा उनको एक गाइडेंस भी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, विद मेनी यंगस्टर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स, आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट, बहुत से यंगस्टर्स और फैमिली मेंबर्स के साथ आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट, सेंटेंस अभी अधूरा है, वन ऑफ द मेन रीजंस इज द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। देखो कनेक्शन बन गया। With many youngsters and their family members, I can confidently say that one of the main reasons is the nuclear family system. है ना? Yes or no? ये तो बन गया अपना इधर ही। चलो अपना पेयर बना, पेयर लिखा, ये सबको क्लियर हो गया, ये तो बन गया अपना बी के साथ सी, तो सीधा सीधा बन रहा है ना? अच्छा, और पढ़ते हैं। So many youngsters today suffer from depression. बहुत सारे यंगस्टर्स आज डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं या करते हैं। Based on my interaction, इंटरेक्शन किसके साथ हुआ? इंटरेक्शन के साथ विद आएगा, विद कहीं लिखा, ये लिखा विद, देखो इंटरेक्शन विद का लिखा है, यहां लिखा है, यानी कि डी आ जाएगा बी से पहले, यानी जो बी और सी बन रहा था इससे पहले ये डी भी बन जाएगा, ये इससे पहले यहां पर ये डी भी बन जाएगा, यानी कि ऐसे बन जाएगा डी फिर बी फिर सी। अब जरा फिर से पूरा पढ़ते हैं। सो मेनी यंगस्टर्स टुडे सफर फ्रॉम डिप्रेशन, बहुत से यंगस्टर्स आज डिप्रेशन से सफर करते हैं। बेस्ड ऑन माई इंटरेक्शन विद मेनी यंगस्टर्स, मेरे इंटरेक्शन के साथ जब मैंने इंटरेक्शन किया विद मेनी यंगस्टर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स, आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं दैट वन ऑफ द मेन रीजंस इज द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। वन ऑफ द मेन रीजंस क्या है? न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है। डी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक आपको। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इन अ जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली में द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स एंड अदर्स वाज अ ग्रेट हेल्प टू यंगर वंस, वो काफी एक हेल्प रहा करती थी यंगर वंस के लिए। ठीक है, एक हेल्प रहती थी। बट इन अ न्यूक्लियर फैमिली दिस इज एब्सेंट, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में ये चीज एब्सेंट है। तो अगर आप देखो कि डायरेक्टली लगाना चाहोगे तो ई के बाद एफ आ जाएगा, लेकिन क्या कहीं दी हुई है कि वो जो हेल्प रहती थी वो कौन सी हेल्प थी? क्या हेल्प की बात कहीं पर है? बताओ जरा, हेल्प है कि कौन सी हेल्प मिल जाती थी? ये मिल जाती थी, हाँ ए में लिखा हुआ, यही तो हेल्प मिल जाती थी कि जो जॉइंट फैमिली में जो यंगर वंस थे, दे कुड फील सिक्योर नोइंग दैट देयर वर इमोशनल शेल्टर एंड गाइडेंस अवेलेबल ऑन टैप। यानी ई के बाद एफ तो लगाएंगे, लेकिन ई के बाद एफ लगाने से पहले इन दोनों के बीच में ई और ए पहले पूरा बनेगा फिर बनेगा एफ, ई और ए पूरा बनेगा फिर बनेगा दोस्तों एफ, यही तो बनेगा, है ना? एंड दिस इज द आंसर, यही आंसर हो गया। आप पढ़ के देखो, स्टार्ट किया हमने यहां पर। न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं, ये फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है। जॉइंट फैमिली माता पिता है, साथ में ताऊ ताई हैं, चाचा चाची, उनके बच्चे हैं, दादा दादी, तो वो आपकी एक जॉइंट फैमिली कहलाती है। ठीक है, अब जरा पढ़ के देखो, आराम से बन गया। डी से स्टार्ट किया, बहुत सी यंगस्टर्स हैं टुडे सफर फ्रॉम डिप्रेशन, वो डिप्रेशन से सफर करते हैं। बेस्ड ऑन माय इंटरेक्शन विद मेनी यंगस्टर्स और उनकी फैमिली मेंबर्स, इन्होंने कहा आई कैन कॉन्फिडेंटली से, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं दैट वन ऑफ द मेन रीजंस इज द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, कि ये जो सफर होने का रीजन है डिप्रेशन सफर करने का रीजन है वो क्या है? न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है। ठीक है, एक जॉइंट फैमिली में क्या होता है? इन अ जॉइंट फैमिली द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स एंड अदर्स वाज अ ग्रेट हेल्प, वो काफी बड़ी हेल्प रही टू यंगर वंस के लिए। एंड दे कुड फील सिक्योर, और वो सिक्योर फील कर सकते हैं ये जानते हुए, हेल्प ये तो कि इमोशनल शेल्टर मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगी, अवेलेबल ऑन टैप। बट न्यूक्लियर फैमिली में ये चीज एब्सेंट है। इन अ न्यूक्लियर फैमिली दिस इज एब्सेंट। ऐसे करके हम लोगों ने देखा, ये इनकी एक रिसर्च थी। समझ में आ गया दोस्तों? कितने लोगों की न्यूक्लियर फैमिली है, कितनों की जॉइंट फैमिली है, मेरे को बताओ। आज के टाइम पे तो न्यूक्लियर ही ज्यादा होगी। और क्या, न्यूक्लियर, और जिसकी जॉइंट होगी उसकी भी न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी। न्यूक्लियर फैमिली होने के पीछे रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि भैया जैसे आप हो, आज आप तैयारी कर रहे हो, नौकरी की कोशिश कर रहे हो, आपको नौकरी मिलेगी आपके शहर के बाहर, कहीं भी जहां जॉब मिलती है, तो फिर तो आप वहीं के बस गए ना। आपका भाई है, उसको नौकरी मिली किसी और शहर में, वो तो वहां बस गए ना। जॉइंट फैमिली तब हुआ करती थी जब कोई एक ही उनका या तो बिजनेस है, एक खेती होती थी किसी की पुराने टाइम पर, तभी उनकी जॉइंट फैमिली, क्योंकि उनका रोजी रोटी वहीं होती थी।
है ना। और जब बात होती है यहाँ पर अलग अलग जॉब जब सब लोगों की लगेगी तो न्यूक्लियर तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, उस न्यूक्लियर में से भी बहुत सारे न्यूक्लियर बन जाते हैं, और न्यूक्लियर से सिंगल 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 हो जाता है, तुम लोग देखा होंगे। पर जॉइंट फैमिली ज्यादा अच्छी है। सारी फैमिली अच्छी है, जॉइंट भी अच्छी है, न्यूक्लियर भी अच्छी है। अब जो न्यूक्लियर फैमिली में रहता होगा वो कह देगा कि जॉइंट अच्छी है, जो जॉइंट में रहता होगा अगर न्यूक्लियर अच्छी है, तो लोगों का यार सोचना अपना अलग अलग है। ठीक है, सारी फैमिली अच्छी है। चलो इसको देख लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी है ना। स्टार्ट करते हैं इसे। इट इज पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है। अच्छा एक बात तो, ये किया है होमवर्क में? मैं ही कराता जा रहा हूं, मुझे लग नहीं रहा कि आप लोगों ने किया है। मैं ही बोले जा रहा हूं, मैं ही बोले जा रहा हूं, तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया, तो मुझे डाउट ही होता है। आंसर्स तो पता है, कुछ लोग कह रहे किया है, कुछ लोग कह रहे नहीं किया। एक काम करता ना, जो आपने बनाया एक बार यहाँ बना के बताओ मेरे को। टाइम दे रहा हूं मैं 2 मिनट का, 2 मिनट से पहले पहले बना लोगे, मुझे मालूम है। जरा बनाओ। बनाओ जरा, मैं पानी ले आओ अपने लिए। मेरी फैमिली न्यूक्लियर से भी न्यूक्लियर है, खुद ही लेकर आना पड़ता है। उसका अभी रुको 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 रुको, सब लोग आंसर मत लिखो। जितनी जल्दी आप लोगों ने लिखकर बना दिया ना, इससे ये पता चलता है आपने क्वेश्चन का आंसर देखा, आंसर देखकर आपने लिख दिया। इतनी जल्दी तो कोई पूरा पढ़कर पढ़ भी नहीं पाएगा कि क्या है। तो थोड़ा लॉजिकली आंसर दिया करो यार, मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, देख के मालूम पड़ जाता है मेरे को कि क्या लॉजिकली आंसर दे रहे हो कि कर रहे हो। ऐसे मत करो यार प्लीज, क्या समझाऊंगा वरना मैं आपको, क्या समझ में आएगा वरना? हाँ ऐसा समझ में नहीं आएगा ना। फिर पेयर बनाते हैं, कैसे बनेंगे? इट इज पॉसिबल। साक्षी वो बैच 12 बजे से है, आज उसकी क्लास होगी, जाके देख लेना, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट योर ऑटो लोन वुड हैव बीन फुल्ली रीपेड। ऐसा पॉसिबल है कि आपको जो ऑटो लोन है पूरी तरीके से रीपे हो चुका हो, बट नॉट येट रिफ्लेक्टिंग इन द बुक्स। लेकिन हो सकता है कि अभी भी वो बुक्स में रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो। बुक्स का मतलब आपके अकाउंट में, है ना, कि आपका अकाउंट डॉक्यूमेंटेशन हो रखी है, हो सकता है उसमें वो रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो। बात समझ में आ रखी है ना? डन, ठीक है। ए बी में पढ़े। इफ इट इज बेस्ड ऑन द क्रेडिट रिपोर्ट, अगर ये क्रेडिट रिपोर्ट पर बेस्ड है, यू कुड आस्क फॉर द क्रेडिट रिपोर्ट, तो आप क्रेडिट रिपोर्ट के लिए कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। रेक्टिफाइंग सच एरर्स कुड हेल्प इंप्रूव योर क्रेडिट स्कोर। इस तरीके के एरर को रेक्टिफाई करने से आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। जब आप पढ़ते हो ना सच एरर्स लिखा हुआ, तो ये वही वाली चीज याद आ गई होगी आपको, जैसे सच इनडिस्क्रिमिनेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी इनडिस्क्रिमिनेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात पहले हो गई होगी, ऐसी सच एरर तो एरर की बात से पहले हो गई होगी, ऐसे करके, ठीक है। और अ डिफॉल्ट, या फिर कोई डिफॉल्ट हुआ होगा, वेयर अ पार्ट पेमेंट हैज बीन मेड इज नॉट येट रिफ्लेक्टिंग इन द बुक्स, अब वो अभी भी बुक्स में नहीं दिख रहा है। कोई डिफॉल्ट हुआ होगा, तो हमने कहा डिफॉल्ट हुआ होगा, ये और करके लिखा हुआ है, इसके जैसी कोई बात कहीं दिखी हुई है? बताओ कहीं लिखी है इसकी जैसी सेम बात लिखा हुआ है? एक डिफॉल्ट हुआ होगा जहां पर पेमेंट तो हो गया बट बुक्स में नहीं दिख रहा है ना? कहां लिखी हुई है? ए में लिखी हुई है, लिखा हुआ है इट इज पॉसिबल दैट योर ऑटो लोन वुड हैव बीन फुल्ली रीपेड बट नॉट येट रिफ्लेक्टिंग इन द बुक्स, लेकिन बुक्स में अभी भी नहीं दिख रहा है ना? अच्छा, तो आपको ये मालूम पड़ गया, पेयर बन गया, ए का पेयर डी से बन गया, नो डाउट ना, विदाउट एनी डाउट। ए का पेयर डी से बन गया ना, ए का पेयर हमने बना लिया डी से, है ना? ठीक है, तो हमने ये पेयर बना लिया। एक कस्टमर के नाज द बैंक, कस्टमर बैंक से पूछ सकता है व्हाई हिज लोन एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड, कि उसकी लोन एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट किया गया, ये पूछ सकता है कस्टमर। एंड इफ यू फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसीज यू शुड अप्रोच देम सो दैट इट इज करेक्टेड एंड योर रिवाइज्ड स्कोर्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन योर रिपोर्ट्स। अगर आपको कोई इसमें डिस्क्रिपेंसीज दिखती है, यानी कमियां दिखती हैं, तो आपने अप्रोच करना चाहिए। वैसे तो आपने देखा, अगर ई से स्टार्ट करोगे सबसे पहले तो यही हो गया ना, कस्टमर पूछ सकता है बैंक से why his loan application has been rejected, कि उसकी लोन एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की गई है ना? अगर लोन एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की गई तो पूछेगा कैसे, क्या करना चाहिए उसे, क्या लग सकता है, क्या लॉजिक होना चाहिए? बी वाला,
क्यों रिजेक्ट की गई है? अगर रिजेक्ट करने का रीजन, इफ इट इज बेस्ड ऑन, तो यहीं से पता चल रहा है ये रीजन की बात कर रहे होंगे। इफ इट इज बेस्ड ऑन द क्रेडिट रिपोर्ट, अगर ये क्रेडिट रिपोर्ट पर बेस्ड है, जो भी रीजन है क्रेडिट रिपोर्ट पर बेस्ड है, यू कुड आस्क फॉर द क्रेडिट रिपोर्ट। तो आप पूछ सकते हो भैया क्रेडिट रिपोर्ट लाओ, ई हो गया, बी हो गया। एंड इफ यू फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसीज, और अगर आपको फिर कोई कमियां लगती है, कमियां किसमें लगी? क्रेडिट रिपोर्ट में तो लगेंगी। कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है, यू शुड अप्रोच देम, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए, सो दैट इट इज करेक्टेड, ताकि वो सही कर दिया जाए। एंड योर रिवाइज स्कोर्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन योर रिपोर्ट, और रिवाइज स्कोर जो है वो आपकी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होने लग जाए। ठीक है, ये हो गया। जैसे आपने देखा ई हो गया, बी हो गया, एफ हो गया। ठीक है, अब क्या बच रहा है? रेक्टिफाइंग सच एरर्स कुड हेल्प इंप्रूव योर क्रेडिट स्कोर, और ए और डी आ रहा है। तो अब जो बचा सी, सी या तो यहां लग सकता है इधर, सी या तो यहां लग सकता है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है रेक्टिफाइंग सच एरर्स, तो सच एरर्स का मतलब ये वहां लगाएंगे जो जहां पर सारे एरर की बात हो जाएगी उसके बाद। आप देखो ए और डी में भी तो उसी तरीके के एरर की बात हो रही है कि कोई हो सकता है पेमेंट हो चुका हो लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हो बुक में, जब इसमें भी अभी एरर की बात हो रही है, इसमें भी एरर की बात हो रही है, तो सी यहां ना लगाकर हम इसे एंड में लगाएंगे। बात समझ में आ गई? क्यों लगाएंगे एंड में? क्योंकि रीजन समझ में आना चाहिए। देखो आंसर पता चल गया, इज नॉट दी बिग डील, रीजन समझ में आना चाहिए क्यों हम इसे कहां लगाएंगे, है ना। मिडल में क्यों नहीं लगाएंगे? और क्या बता रहा हूं मैं इतनी देर से, मिडल में क्यों नहीं लगाएंगे ऋषभ? तुम सुन नहीं रहे थे क्या? हैं? और क्या बता रहा हूं इतनी देर से? सच 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 एरर करके सच दिया हुआ ना, तो सारी बात, सारे एरर की बात हो जाएगी, उसके बाद उसे लगाएंगे, एंड में लगाएंगे। ठीक है, एडी पहले भी आ सकता है क्या? एडी पहले कैसे आ जाएगा? शुरुआत आप लॉजिकली करोगे तो यहां से करोगे ना, कस्टमर पूछ रहा है, ये तो ऐसे स्टार्ट कैसे कर लोगे? इस प्रोनाउन में अधूरी बात रहेगी नहीं। तो बात समझ में आ रखी? ठीक है, चलो न्यू बैच में अरुण सर की क्लास शो नहीं हो रही है। चलो मैं देख लेता हूं क्यों शो नहीं हो रही, मैं बात कर लूंगा, पूछ लूंगा, डोंट वरी। आगे बढ़े, नेक्स्ट में आ जाओ। ये तो खैर आसान है, तो कर ही लिया होगा, है ना। इस वाले को देखो, इसको देखो। ठीक है, इसमें आप बनाओ जरा, इसे बनाया तो ये क्लू है, बहुत आसान है। इस वाले को देखो, इसको देखो। ठीक है, इसमें आप बनाओ जरा, इसे बनाया तो ये क्लू है, बहुत आसान है। नेक्स्ट में आ जाओ। ये तो खैर आसान है, तो कर ही लिया होगा, है ना। इस वाले को देखो, इसको देखो। ठीक है, इसमें आप बनाओ जरा, इसे बनाया तो ये क्लू है, बहुत आसान है। क्लू है, ये आसान है। जरा एक बार बनाओ जरा, 2 मिनट का टाइम लो और उससे बनाओ, क्या बनाओगे? धीरे धीरे इंप्रूव होगा, डोंट वरी। चलो, सबने अपना अपना लॉजिक लगाया, बनाया।
नहीं समझ आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। जिनको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब समझाऊंगा तब समझ में आएगा। आप लोग क्या करना दोस्तों, कल वाली क्लास आप लोगों ने नहीं देखी होगी अगर, तो कल वाली क्लास जरूर देखना, है ना। तो उसमें कॉन्सेप्ट्स वाले मैंने काफी सारे बताया, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी काफी। तो अभी जरा कोशिश करेंगे इसे समझने की, बाकी कल वाली क्लास जरूर देखना, तो कॉन्सेप्ट्स में आपकी काफी हेल्प मिलेगी, है ना। आओ जरा समझते हैं। However, the concept fails to harmonize data requirements. हालांकि जो कॉन्सेप्ट है वो डेटा रिक्वायरमेंट को हार्मोनाइज करने में फेल हो जाता है। However, the concept fails to harmonize data requirements or the mechanisms for sending them, और उसको सेंड करने का जो मैकेनिज्म है उसमें भी फेल हो जाता है, क्रिएटिंग एडिशनल बर्डन्स ऑन मैरीटाइम कैरियर्स इन ईयू, जिससे कि एडिशनल बर्डन क्रिएट हो जाता है मैरीटाइम कैरियर पर इन ईयू। ठीक है, ये अभी अपने पास समझा, कोई अभी क्लू नहीं निकला। ए टोटल ऑफ 13 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स लेड बाय डेनमार्क हैव अर्ज्ड द कमीशन, उन्होंने कमीशन से अर्ज किया, कुछ काम करने के लिए अर्ज किया होगा, अर्ज मतलब रिक्वेस्ट करी। जो काम करने के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, वर्ब। जैसे इन्होंने एडवाइस दिया, दे एडवाइज्ड मी टू डू समथिंग, सजेशन दिया टू डू समथिंग, जो भी दिया, तो 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहां दिया हुआ है 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लिखी हुई देखो, कनेक्शन बना। ए टोटल ऑफ 13 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स लेड बाय डेनमार्क हैव अर्ज्ड द कमीशन, उन्होंने कमीशन से अर्ज किया टू एलिमिनेट द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स ऑन मैरीटाइम कैरियर्स, मैरीटाइम कैरियर्स पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है उसको एलिमिनेट किया जाए, यानी कम किया जाए। ठीक है, अपनी बात तो यहां पर हो गई। टू एलिमिनेट द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स ऑन मैरीटाइम कैरियर्स, सी को पढ़ते हैं। द मेंबर स्टेट, जो मेंबर स्टेट है, तो मेंबर स्टेट किसकी होंगी, ये ईयू की तो मेंबर स्टेट की बात हो रखी है, बट अभी पढ़ते हैं देखो। द मेंबर स्टेट्स रिक्वेस्टेड, मेंबर स्टेट ने रिक्वेस्ट करी टू प्रेजेंट एन एम्बिशियस प्रपोजल, कि एम्बिशियस प्रपोजल को लेकर आया जाए, टू अमेंड द एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटीज डायरेक्टिव, जो फिलहाल अभी एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटीज डायरेक्टिव है उसको बदलने के लिए एक प्रपोजल लेकर आया जाए, एम्बिशियस प्रपोजल लेकर आया जाए। ठीक है, अब जैसे आपने कहा प्रपोजल लेकर आया जाए, ये मेंबर स्टेट की बात है, ईयू की बात हो गई, बी और डी में मेंबर स्टेट की बात होगी, तो मेंबर स्टेट की बात इसके तुरंत बाद होगी कि नहीं, पहले बताओ। इसी मेंबर स्टेट की तो बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स। उसके बाद सी में मेंबर स्टेट्स की बात हुई। सी में जैसे आप पढ़ रहे थे लिखा था दी एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटी डायरेक्टिव, इसको अमेंड करने की बात है। डायरेक्टिव की बात कहीं और भी लिखी हुई है, कहीं देखो जरा, जिसका कनेक्शन देगा। डायरेक्टिव की बात कहां है, एफ में है, हाँ, तो उसको जो अमेंड करने की बात की जा रही है, यानी उसको कंप्लीट करो। सी के बाद लगेगा एफ, द डायरेक्टिव इंक्लूड्स अ कॉन्सेप्ट, डायरेक्टिव में ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, डायरेक्टिव इंक्लूड्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिंगल विंडोज एज अ वे, ये कॉन्सेप्ट इंक्लूड करता है एज अ वे टू लिखा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां दी हुई है बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां दी हुई है, एक ही में दी हुई है, हार्मोनाइज, टू हार्मोनाइज रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन। लो एफ के बाद बन गया ई, ये तो कनेक्शन बनता ही चला गया। टू हार्मोनाइज रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस फ्रॉम शिप्स टू अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन ईच मेंबर स्टेट, अपना इधर हो गया। आखिर में बच्चा के इतना सब कुछ करने के बाद फिर कह रहे हैं हाउएवर, यही तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आ कॉन्सेप्ट करके लिखा है, पहली बार बात हो रही है। हाउएवर द कॉन्सेप्ट, वो जो वही कॉन्सेप्ट, यानी पहले बात एफ की होगी उसके बाद ही तो ये आएगी, एफ वाली बात पूरी कंप्लीट हुई थी, इसमें एंड में आ गया आपका ये, यानी ये आ गया। हाउएवर द कॉन्सेप्ट फेल्स, जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है टू हार्मोनाइज डेटा रिक्वायरमेंट्स, डेटा रिक्वायरमेंट्स को हार्मोनाइज करने में, और द मैकेनिज्म्स फॉर सेंडिंग देम, क्रिएटिंग एडिशनल बर्डन बढ़ जाता है मैरीटाइम कैरियर्स पर। हार्मोनाइज का मतलब हो जाता है मैनेज करना ना, सारी चीज सुसंगत हो जाए, वेल अरेंज्ड हो जाए, अरेंज्ड हो जाए, सारी चीज अरेंज होता है। ये मैरीटाइम मतलब हो जाता है समुद्री जितनी भी चीजें होती हैं वो मैरीटाइम कैरियर, समुद्री जहाज वो कैरियर मैरीटाइम कैरियर होते हैं। बात समझ में आए, मतलब ये देखो दिखने में बड़ा था लेकिन क्लूज कितने ज्यादा थे इसमें, आप बताओ, इसमें क्लूज बहुत ज्यादा थे ना, इतने क्लूज तो कहीं मिले ही नहीं होंगे कि ये देखा कमीशन 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अच्छा मेंबर स्टेट की बात है, फिर मेंबर स्टेट की बात को आगे लगा दिया, अच्छा फॉर्मेलिटी डायरेक्टिव की बात यहां पर कह रहे हैं, वो डायरेक्टिव यहां कंप्लीट किया, 2 लिखा, अच्छा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, अच्छा यही कॉन्सेप्ट था, अच्छा वो कॉन्सेप्ट फेल हो गया, सिंपल। बात समझ में आ गई। आपके पास
अब यही चीज पहले जो आपको डिफिकल्ट लग रही थी, अब वो चीज आपके लिए आज इजी होगी क्योंकि आपने इसको कर लिया। तो इसी तरीके से जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस करते जाएंगे उतने ज्यादा हम सीख जाएंगे। तो कोई परेशान मत होना कि सर हमारे तो हो ही नहीं रहे। अब इतनी जल्दी हो जाता है एक दिन की क्लास में, तो कैसे काम देता है, तो हर कोई सिलेक्शन ले लेगा, है ना? समय लगेगा ना, आप मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात तो ये, लेकिन हो जाएगा, डू नॉट वरी, ठीक है ना? ठीक है, चलो यहां पर आ चलते हैं। एक अपने पास ये, ठीक है, इसमें कनेक्शन बनाएंगे। आप कैसे कैसे बनाए, इसको बनाओ, मुझे बताओ। ओके, DAC, DEC, DEB, DBC, ओके, अलग अलग दोस्तों आप लोगों के बने, समझते हैं कैसे करके हमारा बन रहा है, ठीक है। आंसर तो हमारा यहां से स्टार्ट हुआ है, DCAB। अब सुनो, DCAB क्यों बना, बाकी जो बना है तो गलत क्यों हुआ, वो सब बड़े ध्यान से देखो। हमने स्टार्ट करने से पहले समझो, कंडीशंस दैट कॉज हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, कंडीशंस जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को बताती है या जिससे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती है, कैन वेरी सिग्निफिकेंटली, वो काफी भिन्न भिन्न हो सकती है। फ्रॉम हैविंग ट्विंस और ट्रिपलेट्स टू बीइंग प्रेग्नेंट ओवर द एज ऑफ 35। ट्विंस और ट्रिपलेट से लेकर अगर उम्र भी ज्यादा हो, यानी कि 35 से ज्यादा भी हो, तो भी ये कंडीशन से हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आती है। इफ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैज बीन आइडेंटिफाइड, अगर इसे आइडेंटिफाई कर लिया है हाई रिस्क प्रेगनेंसी को, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मदर टू वर्क विद अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी डॉक्टर। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा मदर के लिए टू वर्क विद अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी डॉक्टर। तो जैसे आप ये पढ़ोगे तो ये तो सीधे तौर पे कनेक्शन बन गया, ये तो सीधे तौर पे कनेक्शन बन गया। कंडीशंस दैट कॉज हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कैन वेरी, वो वेरी हो सकती हैं, फ्रॉम हैविंग ट्विंस, ट्रिपलेट्स और बीइंग प्रेग्नेंट ओवर द एज ऑफ 35, मतलब कुछ भी हो सकता है। बट उनमें से अगर ये पहचान लिया गया कि व्हाट इज दी, अगर सिचुएशन पहचान ली कि इफ इट इज द हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इफ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैज बीन आइडेंटिफाइड, अगर आइडेंटिफाई हो गया, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मदर टू वर्क विद अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी डॉक्टर। तो अपना ए और बी तो सीधा बन गया इधर, तो आपने पहले ए और बी तो इधर बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब सी को पढ़ा आपने। If the mom or baby has an increased risk of developing health complications, the pregnancy is identified as high risk and extra care must be taken to protect their health. एक इंट्रो टाइप का लगा, बट यू डू नॉट नो कि कहां आएगा, कोई बात नहीं, डी में पढ़ो। There are many factors that can lead to high risk pregnancies. कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसकी वजह होती है। अब जैसे आपने डी को पढ़ा तो इतना सबको पता चल गया कि हाँ ये तो हमारा इंट्रो दे रहा है। There are many factors that can lead to high risk pregnancies, and उसके बाद आपको ये नहीं क्लियर होगा कि सीक लगाएं कहां। अगर आप सी यहां नहीं लगाओगे तो सी इसके बाद तो लगा नहीं पाओगे, क्योंकि इंट्रो ही तो दे रहा है। If the mom or baby has an increased risk of developing health complication, अगर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन को डेवलप करने में इंक्रीज रिस्क आ रखा है तो इसी को ही हाई रिस्क बोला जाता है। एंड एक्स्ट्रा केयर लेने की जरूरत है टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ,
तो ये डी बना, उसके बाद सी बना। फिर हमने कहा कंडीशन ऐसी क्या है जिससे हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, यानी यहां पहले इसके बारे में बताया व्हाट इज हाई रिस्क प्रेगनेंसी, फिर बताया कि कौन सी कंडीशन से हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, फिर बताया अगर पहचान लिया हाई रिस्क प्रेगनेंसी का है तो डॉक्टर से मिलो, और डॉक्टर कहाँ है, such as a perinatologist or a maternal fetal medicine physician। इसके बाद ये लग गया, बताओ बन गया आराम से। ये आपका डी बना, सी बना, फिर ए बना, फिर बी बना, फिर ई बना, है ना। हमें इवेंट्स को कनेक्ट करते जाना है, इवेंट्स को जोड़ते जाना है, जैसे इवेंट कनेक्ट होते जाएंगे जुड़ते जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा। डन ना, ठीक है, डन। चलो ये हो गया अपने इधर, और लगाते हैं। आ रहा है समझ में, और आता जाएगा धीरे धीरे, और समझ में आता जाएगा। देखो दोस्तों, अब अपने पास ये है, इसको तो अभी आपने शायद किया ही नहीं होगा, फिर इसको करते धीरे धीरे करके इसे समझने की कोशिश करेंगे, और गलत होगा तो फिर सही भी करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। चलो इसे कोशिश करें आप सब लोग। सबसे पहले आप इसे करेंगे और 2 मिनट का टाइम लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम इसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो वेरी गुड, जितने लोगों ने भी यहाँ पर ट्राई किया और यहाँ पर बताया कि सर ये बन सकता है, ये बन सकता है, वेरी गुड। सबसे पहले तो क्लैपिंग है आपके लिए। और दूसरे उन लोगों के लिए स्लो क्लैपिंग। स्लो क्लैप जानते हो किसे बोलते हैं? किन लोगों के लिए स्लो क्लैप? ये उन लोगों के लिए स्लो क्लैप जिन लोगों को मैंने सिर्फ 2 ही मिनट दिया था कि दोस्तों 2 मिनट में कोशिश करो, और 2 मिनट में ही उन्होंने 15-20 सेकंड में देखने के बाद रोना अपना शुरू कर दिया, आंखों से आंसू निकालना शुरू हुआ, सर हमसे हो नहीं रहा है, हमसे हो नहीं रहा है, सर आप ही करा दो, सर हमसे हो नहीं रहा है, सर हमसे हो नहीं रहा है। बेटा तुमसे कभी नहीं होगा, जिस ऐसी हरकत जो दिखा रहे हो ना, ऐसे कभी होगा ही नहीं, जिंदगी में नहीं होगा।
2 मिनट तुम्हें जो दिए गए, उस 2 मिनट में अपना दिमाग लगाने के लिए दिए गए कि अपना दिमाग लगाओ, कोशिश करो। तुम्हें कोशिश ही नहीं करनी। अब पीओ बनना है तुम्हें, अभी बनाते हैं पीओ। ये तो बेवकूफ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, भले उनका गलत हो रहा है, ये तो बेवकूफ लोग हैं, है ना? और क्या, अभी तुम लोगों की हरकतें सुधर जाओ, तुम लोगों का पूरा डेटा है मेरे पास, घर पे कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारे मम्मी पापा से, तब समझ में आएगी। अरे पढ़ते ही नहीं है यार, पहले ही मना कर दिया, हमसे होगा ही नहीं। अब करके दिखाना तुम लोग मना, 2 मिनट दिए उसमें भी सब्र नहीं। पता चलनी जरूरी है घर वालों को, लड़का पढ़ रहा है हमारा कि नहीं, हाँ बिटिया पढ़ रही है कि नहीं, बेटिया लड़का पता नहीं क्या कर रहे, कोशिश ही नहीं कर रहे, तो पहले ही रोना शुरू। सुनो ध्यान से, आप कंसीडर्ड दैट से सेंटेंस स्टार्ट है, यानी तो वर्ब से स्टार्ट हो रखा है कुछ तो, है ना? वर्ब से स्टार्ट हो रखा है, तो हमने देखना है कि शुरुआत तो होगा नहीं, बट कहीं ना कहीं से कनेक्शन लेकर आएगा। ठीक है, कंसीडर्ड दैट इट हैड अ सेंट्रल रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये समझते हुए कि इसका सेंट्रल रोल है, सेंट्रल का मतलब इंपॉर्टेंट और मेन रोल है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। कंसीडर्ड दैट इट हैड अ सेंट्रल रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर जो है वो क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, वही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लू नहीं मिला अभी, सिर्फ हमने समझाया। देयर बिलीफ प्रोनाउन है, किसी नाउन के लिए आएगा। देयर बिलीफ हैज बीन फुल्ली सपोर्टेड, उनके बिलीफ को पूरी तरीके से सपोर्ट किया गया। इवन दो दे हैड ओनली वेग नोशंस, जबकि उनके सिर्फ वेग नोशंस थे। वेग का मतलब अनक्लियर नोशंस, नोशंस का मतलब होता है विचार, थॉट्स। अनक्लियर नोशंस थे, फिर भी उनके सपोर्ट किया गया उनके बिलीफ को। एज टू व्हाट दैट रोल माइट बी, कि रोल क्या होना चाहिए, अब ये अधूरा यहीं पे अधूरा है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। शील्डेन एंड स्वान, कैपिटल में लिखा हुआ है, यानी कि नेम आगे, दो लोगों के नेम है, शील्डेन एंड स्वान। When setting forth the cell doctrine, जब वो सेल डॉक्ट्राइन को लेकर सेट फोर्थ कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे इन 1830 में, तब उन्होंने कुछ किया होगा। ये आपका सब्जेक्ट है ना? सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपको यहां पर चाहिए वर्ब। ये सब्जेक्ट है, सेंटेंस को पूरा करने के लिए दोस्तों आपके चाहिए होगी यहां पर वर्ब। अब आप ढूंढेंगे कि वर्ब आपकी कैसे बनी। ये सब्जेक्ट है, वर्ब कहां है? वर्ब यहां दी हुई है। ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब दी हुई, यही तो दिया हुआ है। यस और नो? सिंपल, यही दिया हुआ है। अब आपने बनाना शुरू किया, आपने लिखा यहाँ डी आ गया, इसके बाद ए आ गया, ये लो डी आगे ए आई, ये पेयर सबको मालूम पड़ गया कि नहीं बताओ? शील्डेन एंड स्वान व्हेन सेटिंग फॉर द सेल डॉक्ट्राइन, जब उन्होंने शुरुआत करी, सेट फोर्थ का मतलब किसी चीज की शुरुआत करी, सेल डॉक्ट्राइन की शुरुआत करी 1830s में। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है वही थॉट और नोशन, किसी चीज के बारे में विचार। सेल डॉक्ट्राइन की शुरुआत करी 1830s में, तब उन्होंने कंसीडर किया, माना दैट इट हैड अ सेंट्रल रोल, कि इसका सेंट्रल रोल है। किसका सेंट्रल रोल है ये अभी पता नहीं है अभी हमें। इसका सेंट्रल रोल है इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये प्रोनाउन है, नाउन चाहिए इसके लिए भी, यानी कि डी और ए तो हमने बना दिया पेयर, लेकिन इनसे पहले भी कोई लाइन जरूर आएगी, इनसे पहले भी कोई लाइन जरूर आएगी। चलो वो हम देखेंगे कौन सी आएगी, बट अभी हमें पता चल गया डी के बाद ए बन गया, इतना पेयर तो हमारा सही हो गया। जब आप इतना पेयर बना रहे हो तो दिमाग में आपके एक चीज और आई कि यार ये लिखा हुआ है देयर बिलीफ, तो ये प्रोनाउन है और इसका नाउन कहाँ है? वो शील्डेन एंड स्वान है। यानी डी और ए में जो नाउन दिया है, इसका प्रोनाउन कहाँ दिया है दोस्तों? सी में दिया हुआ है। यस और नो? डी और ए का जो पूरा का पूरा एक सेंटेंस था, इस सेंटेंस का बाद जो आएगा, यानी नाउन के बाद जो आएगा वो आएगा प्रोनाउन, वो आएगा सी में। अब सी आया, सी को पढ़ते हैं। देयर बिलीफ हैज बीन फुल्ली सपोर्टेड, उनके बिलीफ को पूरी तरह सपोर्ट किया गया। इवन दो दे हैड ओनली वेग नोशंस, जबकि उनके नोशंस वेग यानी अनक्लियर थे। एज टू व्हाट दैट रोल माइट बी, अधूरा सेंटेंस है कि वो रोल क्या होगा, व्हाट दैट रोल माइट बी, एंड एंड हाउ द रोल वाज टू बी एक्सप्रेस्ड, और रोल कैसे एक्सप्रेस होगा इन सम सेलुलर एक्शन। ये एक सेलुलर एक्शन है। सी के बाद एफ बना, यस और नो?
सी के बाद एफ बना दोस्तों, है ना? ठीक है, अब जरा ई वाले को पढ़ लो, ई क्या बोल जा रहा है? द मेम्ब्रेनलेस न्यूक्लियर एरिया ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का जो मेम्ब्रेनलेस न्यूक्लियर एरिया है with its tangle of fine threads is now known to play a similar role, वो भी अब सेम ही रोल प्ले करने के लिए जाना जाता है, यानी उसका भी एक ही सेम ही काम है। अब यहां पर भी रोल की बात हो रखी थी, सी वाले में रोल की बात हो रखी थी, रोल की बात एफ में हुई तो कंप्लीट हुआ, वही रोल की बात ई में हो रखी है, यानी कि सी एफ ई तीनों रोल की बात कर रहे हैं तभी कंप्लीट होगा। ये पूरा पूरा ये बंदा चला गया, बताओ कि नहीं? यानी यहां तक तो पूरा बन गया, डी ए सी एफ ई, इनके बीच में कुछ नहीं आ सकता, इतना क्लियर हो गया। यस और नो? है ना? अब आपका बच रहा है बी वाला, अब बी वाले को पढ़ो। और हम ढूंढ भी रहे थे कि पहले कौन सा आएगा, है ना? डी और ए में हम ढूंढ भी रहे थे ना कि इसमें इसको लेकर कोई बात हो रखी होगी, जब हम कह रहे थे इट हैड अ सेंट्रल रोल। किसका सेंट्रल रोल है? ये बी वाले का आ जाएगा पहले, ऑप्शन ही आपके पास ये बचता है, पढ़ के देखो। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, बी में बोला हमने, बी के बाद डी आया। जो शील्डेन स्वान है, उन्होंने जब सेल डॉक्ट्राइन की खोज शुरू करी तो उस वक्त क्या हुआ था, उन्होंने ये माना कि इसका ही सेंट्रल रोल है। किसका सेंट्रल रोल है? जिसकी बात हम यहां कर रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की। यही तो आपका बना, ऐसे करके दोस्तों हमारा बना। भले ही आपका गलत हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत हो गया हो। मेन चीज है यू ट्राइड, और ट्राई करके फिर आपने कोशिश की, अच्छा ऐसे ऐसे करके हमारा कनेक्शन बना। ठीक है, सही बात है। बी वाले में कई सारे लोगों का गलत हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं। अब तो समझ में आया दोस्तों, भले ही गलत हो गया होगा लेकिन अब क्लियर हो रखा होगा सबको, है ना? हमने धीरे धीरे करके समझना है, तब आपसे समझ में आ जाएगा बस। सर सी से पहले ए क्यों नहीं आएगा? सी से पहले ए अगर आ जाएगा तो दोस्त डी वाला कंप्लीट सेंटेंस नहीं है ना। देखो डी वाले को कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना, इन्होंने सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक डी है और एक ए। डी और ए पूरा आएगा, उसके बाद ही सी आएगा ना, क्योंकि डी और ए अधूरा रह जाएगा, वरना डी के बाद आप सी लगा दोगे ना। डी में शील्ड एंड स्वान सब्जेक्ट है, वर्ब तो आई नहीं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमने पढ़ा ना, सेंटेंस तब कंप्लीट माना जाएगा जब सब्जेक्ट है और उसके बाद एटलीस्ट वर्ब हो, तभी तो माना जाएगा। सबको समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे ही कोशिश करेंगे हम, तब हमें और समझ में आएगा। डोंट वरी, धीरे धीरे हमें समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, इस वाले को कोशिश करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप बताएंगे इसका आंसर, कम ऑन ट्राई करें, कोशिश करेंगे। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, गलत तो होगा ही, जब सही होगा तो गलत भी होगा, बट कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे तो गलत भी नहीं होगा, गलत होने से घबराना थोड़ी है।
सबने कोशिश करी, बनाया, वेरी गुड। और सी ए बी से बन रहा है, सी डी ई से बन रहा है, सी ई से बन रहा है, डी ई सी से भी बन रहा है। ओके, अब कोशिश करेंगे दोस्तों समझने की कि अपना किधर से बन सकता है और कितना कितना कैसे करके बन रहा है। देखो सेंटेंस पढ़ा हमने, दे डू इट, वो ऐसा करते हैं, बिकॉज दे हैव टू, क्योंकि उन्हें ऐसा करना होता है। दे डू इट बिकॉज दे हैव टू, वो ऐसा करते हैं बिकॉज उन्हें ऐसा करना होता है, ठीक है। बट दे डोंट मीन दैट द एक्सपीरियंस हैज टू बी स्मॉल, लेकिन उनका ये मतलब नहीं होता कि उनका एक्सपीरियंस खराब हो। दे डोंट मीन दैट द एक्सपीरियंस हैज टू बी स्मॉल, ठीक है। We tend to be harsh on our bureaucracy. हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी पर हार्श होना होता है, कई बार ब्यूरोक्रेसी पर हार्श होना होता है। ब्यूरोक्रेसी समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी किसे बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी किसे हम बोलते हैं? जिसे हिंदी में बोलते हैं नौकरशाही, है ना। बेसिकली हमारी कोई काम करने का सिस्टम है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, वही आपकी गवर्नमेंट के सिस्टम को ही हम बेसिकली हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, है ना। गवर्नमेंट के सिस्टम को कोई काम कैसे चलता है कैसे नहीं, उसी चीज को पूरे को सिस्टम को हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। सो वी टेंड टू बी हार्श ऑन आवर ब्यूरोक्रेसी, कई बार हमें अपने ब्यूरोक्रेसी पर हार्श होना होता है। बट नो वेयर डू सिटीजंस एंजॉय डीलिंग विद देयर गवर्नमेंट, लेकिन सिटीजंस को कभी भी ये इस तरीके से डील करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जैसे हमने देखा सिटीजंस को ऐसे डील करना बिल्कुल पसंद नहीं, तो आपने देखा कि यहां से अगर हमने बना वी टेंड टू बी हार्श और सिटीजंस की बात हो रही, उनको बिल्कुल पसंद नहीं। वो नाउन था, ये प्रोनाउन आया, सी से आप लगा दोगे, नाउन था वो प्रोनाउन आया, लेकिन सी के बाद से दूसरा अगर आप बनेगा तो आपको क्या बन रहा है बताओ? वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते। दे डू इट, वो ऐसा करते हैं बिकॉज उन्हें करना पड़ता है। बट दे डोंट मीन दैट एक्सपीरियंस हैज टू बी स्मॉल, लेकिन उनका मतलब ये नहीं होता कि वो एक्सपीरियंस खराब हो, चीजें खराब हो, बट उन्हें करना पड़ता है। सी ए बी, ये बना कि नहीं बना पहले बताओ? We tend to be harsh on our bureaucracy, but nowhere do citizens enjoy dealing with their government. Citizens enjoy नहीं करते, citizens को enjoy करने का मतलब citizens को बिल्कुल नहीं, ये नहीं पसंद कि वो इस तरीके से डील करें। They do it, वो कैसा करते हैं? वो कौन? citizens ऐसा करते हैं because they have to, क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन they don't mean, लेकिन उनका ये मतलब नहीं होता, किनका ये मतलब नहीं? तो उन्हीं citizens का, कि जो एक्सपीरियंस हो वो खराब हो। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। सीएबी बना आपका, बताओ। डिस्मॉल का मतलब खराब, बेकार, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डी में पढ़े। इन द नेक्स्ट 5 years इट मे वेल नॉट ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली द वे पब्लिक सर्विसेज आर डिलीवर्ड बट ऑल्सो द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजंस। ये तो आपका सिंपल बन गया डी के बाद ही, ये तो सीधा पेयर बन गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो से ही समझ में आ गया ये तो आपको, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं आया होगा, है ना। इसको पढ़ लेते हैं, एफ वाले को ये कहां आएगा? अब आपको ये पता चल गया सीएबी से शुरुआत हो गई है, अब आया डी और ई, अब बच रहा है एफ। अब एफ की दो ही पोजीशन बच सकती है, या तो एफ इधर आएगा या एफ इधर आएगा। देखो पढ़ते हैं। नाउ देयर इज अ न्यू विंड ब्लोइंग, एक नई हवा चल रही है थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अराउंड दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, विच कुड टेक सम ऑफ दिस पेन अवे, जो थोड़ा सा इस परेशानी को दूर कर सकती है। परेशानी की बात कहां हो रखी है बताओ? सीएबी में परेशानी की बात होगी तो यहां आ जाएगा, और डी में परेशानी की बात हो रही है पूरे में, तो यहां एंड में आ जाएगा। बताओ कहां आएगा, मिड में या एंड में? इतना बोलो। मिड में आ जाएगा, क्योंकि डी में परेशानी नहीं, डी में तो सोल्यूशन है। डी में परेशानी नहीं, डी में तो सोल्यूशन है। तो यानी कि एफ वाला इधर आ जाएगा। क्या बना? सीएबी बना, यहां से बना, उसके बाद एफ बना कि एक नई हवा चल रही है, कहने का मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अराउंड दी वर्ल्ड विच कुड टेक सम ऑफ दिस पेन अवे, जो इस परेशानी को थोड़ी दूर कर सकती है। कैसे दूर करेगी परेशानी को? डी में दिया है कि अगले 5 सालों में ये सिर्फ यही नहीं बदलेगी द वे पब्लिक सर्विसेज आर डिलीवर्ड, बल्कि फंडामेंटल रिलेशनशिप्स को भी सुधारेगी बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड सिटीजंस, जो गवर्नमेंट्स और सिटीजंस के बीच में। ऐसे करके बना। सर डी के बाद ई क्यों नहीं आया? ई क्यों ये नहीं आया? ई ही तो आया डी के बाद, ई ही तो आया डी के बाद ई, नॉट ओनली बट ऑल्सो से डी, नॉट ओनली बट ऑल्सो। पेयर सही बने, अरेंज होने में दिक्कत आती है, वो धीरे धीरे सही होंगे। अच्छा एक बात बताओ, कल जितना आप सीखे थे उसके बाद आज आप सीखे, आज आपको कल से ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया कि आप एक स्टेप और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं? और हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, इसमें परेशान नहीं होना है किसी को, आपको धीरे धीरे बढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, वो दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन आपको लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन हो लाओ मैं कर लूंगा।
आपको हर दिन कुछ जब नया मिलेगा तो हर दिन उसमें कुछ सीखोगे। अब एक बात बताओ, सेम इसी तरीके का, इसी वैरायटी का क्वेश्चन अगर मैंने दोबारा दे दिया अगेन, तो वो तो कर लोगे ना, 100% सही जाएंगे। उसमें मजा आएगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा? कुछ नहीं होगा। अलग अलग वैरायटी के जब क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे, कॉन्फिडेंस आपका तब इंक्रीज होगा, क्योंकि एट द एंड आपको खुद को देखना है कि मैं कोई क्वेश्चन कर पा रहा हूं कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं पता ना कैसा आएगा। तो जितनी वैरायटी हम कर लेंगे उतना बढ़िया। आज दोस्तों स्पेशल क्लास नहीं लग पाई है ड्यू टू सम रीजंस, तो आज स्पेशल क्लास नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किया। अब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं दोस्तों, देखो, है ना, ये क्वेश्चन से आपके सबके आंसर्स भी दिए, तो एक बार कोशिश करेंगे आपको ऐसे करने की सबको, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा, इसकी जो भी दिक्कत वगैरह आएगी उसको आप फिर कल डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करके मतलब इसे कर लेंगे, तो चिंता मत करना। वैसे मैं आपको बता दूं, आप लोग ना YouTube पर जरूर अपडेट रहना। YouTube पर जितना ज्यादा अपडेट रहोगे उतना बढ़िया।